नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 28,076 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है, जबकि 33,117 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में लगभग 56,000 की कमी आई है। 30 अप्रैल को 3,10,783 सक्रिय मामले थे, जो अब घटकर 2,54,118 रह गए हैं। प्रदेश के प्रमुख सचिव बताया है कि कल उत्तर प्रदेश में 2,42,276 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 1,27,338 आरटीपीसीआर टेस्ट हैं। अब तक कुल मिलाकर 1,51,51,474 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है और 26,64,652 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। 18 से 44 आयु के वर्ग के 85,946 लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 18 साल से 44 साल के लोगों को टीकाकरण के लिए कई और जिलों में शुरुआत की जा रही है। अब 11 और जिलों में टीकाकरण की शुरुआत होगी। सोमवार से 11 और जिलों में टीकाकरण होगा। संबंधित प्रभारी मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी न किसी टीकाकरण केंद्र पर जरूर मौजूद रहें। 3 लाख जो पीक थी 3,10,783, उससे लगभग 56,000 केसेस कम हो गए हैं और आज की डेट में ये संख्या 2,54,118 है। इसी प्रकार जो प्रतिदिन इन्फेक्शंस के संक्रमित होने वाले लोग हैं, ये संख्या पीक में पे 38,055 थी और आज ये घट के 28,076 हो गई। जो टेस्टिंग की व्यवस्था है उस पे भी काफी तेजी की गई है। 2,42,276 टेस्ट आज कल बीते दिन में हुए हैं और उसमें से करीब 1,27,338 आरटीपीसीआर टेस्ट है और शेष ट्रूनैट, एंटीजन और सीवीनैट मशीन्स द्वारा की गई है। तो आप देखेंगे कि आरटीपीसीआर की संख्या में भी काफी वृद्धि की गई है और हमारा ये प्रयास है कि इसको डबल कर दें। और इस क्रम में मुझे ये भी बताना है आपको कि स्वास्थ्य विभाग ने आरटीपीसीआर टेस्टिंग का जो लक्ष्य था जनपदों का, उसको बढ़ाकर वो पहले 70,000 था, सभी जनपद 70,000 सैंपल्स भेजते थे प्रतिदिन हमारे लैब्स में। अब ये संख्या बढ़ के 1,03,500 कर दी गई, यानी कि लक्ष्य बढ़ा दिया गया है क्योंकि हमने बैक एंड में क्षमता वृद्धि कर ली है। हमने अपने माइक्रोबायोलॉजी लैब को मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेंथन कर दिया है, तो इसलिए अब हम ज्यादा टेस्ट करने की कैपेसिटी में है। इसलिए लक्ष्य को बढ़ा के 70,000 से बढ़ा के प्रतिदिन 1,03,500 आरटीपीसीआर सैंपल्स का लक्ष्य जनपदों को दे दिया गया है। इसका शासनादेश कल जारी हो गया है। तो वैक्सीनेशन अपनी गति से चल रहा है। मेरा केवल एक अनुरोध है कि इसमें प्री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वहां पे आए ताकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ लोग ऑन द स्पॉट आकर वैक्सीनेशन लगवाने की कोशिश करते हैं, इससे व्यवस्था बनाने में दिक्कत होती है और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करना मुश्किल हो जाता है। और वहीं उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने का काम जारी है। कल से आज तक 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों में बढ़ाई गई है। सरकार ने 300 अस्पतालों को चिन्हित किया है जहां हवा से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने सभी सरकारी और निजी कार्यालयों के बीमार, दिव्यांग, गर्भवती महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ ही काम हो। ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो एक अग्रेसिव नीति प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, उसी का ये भी नतीजा है। जैसे अभी आलोक जी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में कुल जो एक्टिव मामले हैं उनमें लगभग 55,000 मामलों में की कमी आई है और आज भी जैसे 2,40,000 से 2,41,000 टेस्ट हुए हैं और 28,000 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये भी दिखाता है कि प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो प्रदेश में कोरोना का टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट है, वो भी कम होता जा रहा है और अब ये 10% के आसपास रह गया है, जो कि देश में अगर बाकी अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना की जाए तो काफी कम है। अन्य कई प्रदेशों में इससे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर काफी कम है क्योंकि जो हमारा प्रदेश सरकार का होम टू होम सर्विलांस अभियान है
और अब जो वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियों और आरआरटी के माध्यम से जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान का असर है कि मरीज को जल्दी पहचान में आ रहे हैं, लक्षण जल्दी पहचान में आ रहे हैं और उनका समय से जो है इलाज कराया जा रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश बहुत ही कम ऐसे प्रदेशों में से है जहां पर कि 18 से अधिक उम्र वाले लोगों का भी टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया है। जब से प्रारंभ हुआ है लगभग 86,000 जो है वो लोगों को ये टीकाकरण किया गया है। 44 से ऊपर उम्र वाला टीकाकरण साथ साथ चल रहा है, जो कि 1 करोड़ 7-8 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और लगभग 23 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। यहाँ ये बताना है कि जो 44 साल से, जैसे 18 साल से पहले वाला, 18 साल से ऊपर और 44 साल के बीच की उम्र वाला, तो प्री रजिस्ट्रेशन के अनुसार आपको समय मिलता है, तो आप वैक्सीनेशन कराने उस पर्टिकुलर सेंटर पे जाते हैं। 44 साल से ऊपर वालों को अभी तक ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर भी टीकाकरण कराए जाने की सुविधा दी गई थी, जो कि जिससे कि कोरोना का प्रोटोकॉल अपनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब उसको सोमवार से उसका प्री रजिस्ट्रेशन कराकर और आप टीकाकरण करने जा सकते हैं। ऑन द स्पॉट टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब ये समाप्त किया जा रहा है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया, बेड की संख्या दुगुनी की जा रही है हर स्थिति में, जिले में, मेडिकल कॉलेजेस में और की जा रही है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल को 3,10,000 सक्रिय मामले थे और अब घटकर 2.5 लाख के आसपास हो गए हैं। यह साबित करता है कि सरकार की लगातार कोशिशों की वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रभाव कम हो रहा है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि लोग वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल को 3,10,000 एक्टिव केसेस थे और आज खास तौर से इसको हम कोट करना चाहते हैं कि आज 2,54,118 एक्टिव केस। तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की महामारी का प्रभाव है वो कम हो रहा है लगातार सरकार के कांस्टेंट प्रयासों के वजह से और लगातार मॉनिटरिंग और हैमरिंग की वजह से ये कम हो रहा है। जहाँ तक लखनऊ का सवाल है, लखनऊ में भी 1982 केसेज आज आए हैं और 3746 रिकवर हुए। तो ये भी अपने आप में शो करता है कि रिकवरी रेट हमारा बढ़ रहा है और केसेस कम हो रहा है। वैक्सीनेशन की प्रगति है? देखिए, वैक्सीनेशन हम लगातार 18 से 44 वाली लगातार कर रहे हैं। कल हमारा वैक्सीनेशन 17,030 हुआ, ये लगभग 83% से ज़्यादा है और अब वेस्टेज भी कम हो रहा है। और हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि सभी लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि जो लोग वैक्सीनेशन करवाए हैं और उनका कोरोना की महामारी में प्रभावित भी हुए तो उनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिले और जल्दी रिकवर। और वहीं प्रदेश में 45 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों के लिए ऑन द स्पॉट पंजीकरण करके कोरोना टीकाकरण की सुविधा को स्वास्थ्य विभाग ने बंद कर दिया है। सोमवार से 45 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज ऑनलाइन पंजीकरण के बाद में दी जाएगी। वॉक इन माध्यम से ऑन द स्पॉट पंजीकरण की व्यवस्था को सोमवार से बंद कर दिया जाएगा। इस बात के आदेश जारी कर दिए गए हैं। टीके की दूसरी डोज का काम पहले की तरह ही चलेगा। अभी तक 45 साल से ऊपर के नागरिकों को टीकाकरण केंद्र पर जाकर सीधे पंजीकरण करवाने और टीका लगवाने की सुविधा दी गई थी। गत 1 मई से 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों को टीकाकरण में पंजीकरण के बाद टाइम स्लॉट दिया जा रहा है। लाभार्थियों की संख्या बढ़ने से टीकाकरण में दिक्कतें आ रही थी, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने ऑन द स्पॉट पंजीकरण की सुविधा को बंद कर दिया है। और कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार जहां लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं ऑक्सीजन प्लांट्स में मायूसी भी देखने को मिली है। लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े हैं, जिसमें कुछ लोगों को ऑक्सीजन मिली तो कुछ लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। हमारे संवाददाता ने ऑक्सीजन के लिए लाइन पर खड़े लोगों से बात की।
जहाँ पूरा देश जूझ रहा है वहीं ऑक्सीजन की इसमें कितनी जरूरत है शायद ये बताने की जरूरत नहीं। मैं इसमें तालकटोरा के अवध ऑक्सीजन प्लांट के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से लाइनों में लगे थे और उनको ऑक्सीजन मिली भी है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको अभी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिनको यहाँ से वापस लौटना पड़ रहा है। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि आने जाने के दोनों रास्ते वहाँ पर बाकायदा बैरिकेड किया गया है, यानी कि कितनी सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है। जो भी लोग ऑक्सीजन के लिए आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, जिनको मिल गया वो तो जा चुके हैं और जिनको नहीं मिला वो भी इंतजार में। आपको ऑक्सीजन मिल गया है क्या? नहीं मिला। कब आए थे आप? आए तो सुबह 5 बजे। आपके घर में कौन बीमार है? बीमार कोई नहीं, अस्पताल की गाड़ी। अस्पताल गाड़ी है। आपको किसके लिए ऑक्सीजन चाहिए? हॉस्पिटल के लिए। अस्पताल के लिए। आपको किसके लिए? हाँ, सिस्टर के लिए चाहिए। तो क्या अस्पताल में घर पे? घर पे हैं। कितने दिनों से बीमार हैं? ये हो गया 1 महीना। किसी को अस्पताल के लिए, किसी को अपने परिवार के सदस्य के लिए जो बीमार है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसके लिए यहाँ पर आया हुआ था। कुछ लोगों को ऑक्सीजन तो मिल गई है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको अभी नहीं पता कि ऑक्सीजन के लिए कहाँ जाना है। फिलहाल यहाँ पे लोग इंतजार है, शायद उन्हें कोई ऐसा जवाब मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर ऑक्सीजन उनको मिल सके, ताकि वहाँ से जाकर ऑक्सीजन ले लें और अपने परिवार की लोगों की जान बचा सकें। देख सकते हैं कि ये गाड़ी खड़ी हुई है और इस गाड़ी पर ऑक्सीजन सिलेंडर लदे हुए हैं और साफ तौर पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। जी, ये सर हॉस्पिटल की गाड़ी है, इसमें से हमें 5 मिल रहा है। 25 देना था लेकिन हमें 5 मिल रहा है। मेरा कोविड हॉस्पिटल है सुबह से, लेकिन मुझे 5 सिलेंडर प्रोवाइड करवाया गया है इस टाइम। कौन सा अस्पताल है, कहाँ पे? सन हॉस्पिटल, गोमती नगर, विभूतिखंड। वहाँ पे तो लिखा गया था कि वहाँ पर की ऑक्सीजन खत्म हो गई है, उसको लेकर। हाँ, उसको लेकर तो ऑक्सीजन कम था। ये कल सुबह, आज सुबह से मेरी गाड़ी लगी हुई है, मेरे ड्राइवर है, सुबह से लगे हुए नंबर था जो कि, लेकिन इस समय मुझे 5 प्रोवाइड करा जा रहा है, बाकी 20 मेरा काट के पब्लिक को दी गई। तो ये हुआ है, 5 की रसीद मुझे मिल चुकी है, मेरा सिलेंडर चल रहा है अभी। अब दादा किसके लिए आए हो आपको? हाँ, अब लगाए हैं, बहुत रात भर से लगे हुए थे, कभी छठे मिल गए, वहाँ पे नहीं मिला, थोड़ा परेशान हो गए। तो यहाँ लगे, अब एक सिलेंडर मिला है पिताजी की, बिल्कुल एक सिलेंडर के चक्कर में बेचारे मल्टी ब्रेन हेमरेज हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो घर पे ही बैठे हुए। पिताजी के लिए जी। तो अभी कुछ बताया गया कि कब तक सिलेंडर मिल जाएगा? हाँ, सिलेंडर एक तो अब जुगाड़ बनी है, एक बन मिल रहा है। हाँ, मगर ये है कि रात भर लगने के बाद जब एक सिलेंडर 8 घंटे 9 घंटे चलेगा, उसके बाद दोबारा कैसे आदमी तोड़ेगा? घर में तो कोई नहीं, ये बेचारे मेरी मदद के लिए आए हैं, ये मेरे साथ आए, किसी लगे हुए वहाँ नहीं मिला, वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, फिलहाल में गिर गई है सिलेंडर के लिए। फिर दूसरी जगह छठे मिल की, वो बेचारे उधर लगे हुए। परिवार में माता पिता और मिसेज है, बच्चे हैं छोटे छोटे। कौन कौन बीमार है घर में? मेरे पिताजी बीमार हो, माता जी बीमार और बुआ है मेरे साथ में रहती। तो जाहिर है पिताजी बीमार है जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, आए थे। हालांकि एक सिलेंडर की व्यवस्था हो गई है, रात भर लाइन में लगे रहे, लेकिन अभी इनको और सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, तो शायद इनको बताने वाला कोई नहीं है कि इनको सिलेंडर कब मिलेगा। हालांकि व्यवस्था जरूर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो तमाम सारे सवाल उठाती है। सरकार दावे करती है कि लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत ना होने पाए, लेकिन बावजूद उसके कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो कई सवाल उठाती है। हरिओम के साथ रवि कुमार। और वहीं भगवान शिव की नगरी काशी में एक युवा व्यापारी लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब तक इस युवा ने 7000 सिलेंडर लोगों को दिलवा दिए हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता संतोष ओझा ने युवा व्यापारी से खास बातचीत की। सांसों की डोर लगातार बनी रहे, लिहाजा हर कोई प्रयास करता है। और रही बात कोरोना काल में, तो निश्चित तौर पर सांसों की जो कीमत है वो बेहद संकीर्ण होते हुए भी कीमती हो गई है। हम एक ऐसी ही जगह पे हैं, ये अंध विद्यालय है दुर्गा कुंड एरिया का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लोग लाइन में लगे हुए हैं गैस सिलेंडर के साथ, ये ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने आए हैं या ये कहा जाए रिप्लेस करने आए हैं। इस जगह की बात हम यदि करें, जैसा कि हमने पहले बताया कि लोग यहाँ पे आते हैं अपने सांसों को डोर को बनाए रखने के लिए, सांसों के डोर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और हम यहाँ की व्यवस्थाओं को यदि हम दिखाएं तो ये वो गाड़ियाँ हैं जिनमें लद के रिफिलिंग के लिए जाएंगी। साइड की ये गाड़ी वो भी रिफिलिंग के लिए जाएगी। और बाकी की व्यवस्था की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम सैनिटाइज़र की ओर लेकर चलेंगे आपको। ये सैनिटाइज करते हैं उन सिलेंडरों को जो लोगों की ओर से आते हैं, घरों से आते हैं और लोग लेके जाते हैं। एक सबसे ख़ास बात जो हम आपको बताते चले वो ये कि यहाँ से जो ऑक्सीजन जाती है वो जो होम क्वारंटाइन है, जो घर में है, वो लोग हैं। व्यवस्था में देखिए उस और लोग बैठे हुए हैं, ये दो लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ भी 4 से 6 लोगों की टीम है, कुल 10 लोगों की इनकी टीम है। और ये लगातार 24 घंटे इस बात को मुकल्लम करते हैं कि लोग जब आएँ
तो उन्हें गैस की सुविधा या ये कहा जाए कि जो सांसों की डोर है वो बनाए रखें। आइए हम आपको स्टॉक के लेकर और चलते हैं कि इनको स्टॉक की क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे हैं। ये देखिए बगल की कमरे में एक स्टॉक की व्यवस्था रखी गई है। छोटे सिलेंडर के साथ ही साथ जंबो सिलेंडर, और जंबो के साथ ही साथ एक वो पैकेट है, वो छोटा सिलेंडर है जिसे हम मिनी सिलेंडर कहते हैं। ये वो सिलेंडर होती है जो आपातकाल के लिए कुछ घंटों के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन कुल मिला के यदि हम बात करें, लबोलबाब बात करें, तो ये कहा जा सकता है कि सांसों की ये डोर लोगों के लिए कितना बेहद ज़रूरी होता है वो तब समझ में आता है जब लोग बीमार होते हैं, या ये कहा जाए कि जब इसकी आवश्यकता होती है। आइए हम इस पूरी व्यवस्था का कमान संभालने वाले अखिलेश खेमका से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, सांसों को आप बनाए रखने में प्रयास कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये भैया प्रभु कृपा से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हम लोग को इस बात की खुशी भी है कि हम लोग सिलेंडर लोगों को उपलब्ध करा पा रहे हैं। थोड़ा सा कभी कोई दुख भी होता है कि हम और लोगों को सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। सिलेंडर अपने शुल्क दे रहे हैं, तो हाँ, स्वाभाविक सी बातें हैं कि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है ये। हाँ, कितनी परेशानियाँ बहुत है, परंतु प्रशासन और समाज के सहयोग से हम लोग सिलेंडर भरवा रहे हैं। पहले उन्होंने रीवा से भरवाया, मिर्ज़ापुर से भरवाया, अब स्थानीय रूप में भी हम लोग को भराने के लिए प्रशासन ने सहयोग किया है। हमारी गाड़ियां जाती हैं, जाके खाली सिलेंडर भर के लाती हैं लोग। अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने अभी तक भी हम लोग के पिछले 20 दिनों से चला रहे हैं, तो लगभग भी 7,000 लोगों को हम लोगों ने सिलेंडर आदान प्रदान कर चुके हैं। रोज़ का भी 200-300 लोग हम लोग से ले जा रहे हैं जी। देखिए स्वाभाविक सी बातें हैं कि 7,000 लोगों के सांस को थामने का प्रयास किया है ये इन लोगों ने, और निश्चित तौर पे जैसा कहा जा सकता है कि बड़ी खुशी मिलती है तब जब किसी को आदमी हंसते, खिलखिलाते और बातें करते देखते हैं। आइए एक और शख्स से हम बात करते हैं जो अखिलेश खेमका के साथ लगातार जुड़ा हुआ है, लगातार अपनी व्यवस्थाएं देख रहा है। कैसा लगता है आपको? सर, ये सेवा हमारी माता आनंदमयी हॉस्पिटल की तरफ से दी जा रही है, और इसमें हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, करीब 20 से 25 दिनों से, और इस सेवा में हम लोग को काफ़ी लोगों का सहयोग करने में काफ़ी आनंद आ रहा है सर। देखिए खुशियाँ तब और बढ़ जाया करती हैं जब खुशियों के साथ जिनके लिए काम किया जाए, जिनके लिए एक्सरसाइज की जाए, वो भी खुश नज़र आए। समझा जा सकता है कि तमाम किल्लतों के बाद, तमाम उठापटक के बाद और तमाम झंझट के बाद ये तो मानना पड़ेगा कि बनारस की ये संस्था निश्चित तौर पे न केवल आगे आई बल्कि लोगों को खुशियाँ भी बांटने का प्रयास कर रही है। अब तक की यदि बात करें तो 7,000 लोगों को 7,000 सिलेंडर दिए जा चुके हैं, जो आगे भी जारी रहेगा। अभिषेक के साथ संतोष हो जाओ, इंडिया न्यूज वाराणसी। और अब बात करते हैं भदोही जिले की, जहां पर माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर दुर्गापुर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रेन के जरिए पहुंची है। ऑक्सीजन भदोही समेत पूर्वांचल के अन्य जिलों में सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन की बड़ी खेप के पहुंचने से कोविड के मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। पूर्वांचल के कई जिलों में ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लगाई गई है। ऑक्सीजन की जो बड़ी खेप माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, उसे टैंकर के माध्यम से अन्य जिलों के रिफिलिंग प्लांट्स पर भेजा जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज भदोही जनपद में दुर्गापुर से चलकर माधो सिंह स्टेशन पर 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची है। देख सकते हैं ट्रेन के द्वारा 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन माधो सिंह स्टेशन पर पहुंची है, जो कंटेनर डिपो में जाके खाली होगा। देख सकते हैं कि ट्रेन भारी मात्रा में यहाँ पुलिस बल मौजूद है, बाकी जो अधिकारीगण हैं वो भी मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम जो नोडल अधिकारी हैं भदोही, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन आया है, कितना भदोही के लिए आया है, कितना अन्य जिलों का आया है। सर, कितना भदोही के लिए ऑक्सीजन आया और कहाँ जाएगा? यहाँ 10 मीट्रिक टन भदोही और मिर्ज़ापुर के लिए आया है, जो काव्या गैस एजेंसी में रिफिलिंग होके और भदोही को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई होती रहती है। और शेष 20 मीट्रिक टन जो है वो वाराणसी के लिए आया है, और 10 मीट्रिक टन इसमें से तो आजमगढ़ मंडल की। सर, भदोही में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है? आने से क्या नहीं, मरीजों के यहाँ प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी हुई है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यहाँ प्रॉपर तरीके से इसको जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारे प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और उनके द्वारा कंटिन्यूअस अगर यहाँ काव्या में भी कोई अगर कमी पड़ती है तो उसके लिए हम इलाहाबाद और रामनगर से भी हम सिलेंडर की उपलब्धता को हम फुलफिल कर लेते हैं। कोई यहाँ भदोही जनपद में किसी ऑक्सीजन के कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई है अभी तक। 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलने के बाद भदोही और मिर्ज़ापुर के जो कोविड के जो मरीज थे, उनकी जो परेशानियां थी ऑक्सीजन को लेके, अब वो खत्म हो जाएगी। जो कोविड के मरीज हैं उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी जिले में ऑक्सीजन आने के बाद। आनंद देव पांडे, इंडिया न्यूज, भदोही।
कोविड के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए पूरी आवाम, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, एक साथ कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ चल रहे हैं। इन दिनों रोजे को लेकर जहां रोजेदार अपनी इबादत में मुल्क से कोरोना से निजात दिलवाने के लिए दुआ कर रहे हैं, वहीं शासन की अपील के बाद घरों में रहकर नमाज अदा कर रहे हैं। गोरखपुर में जुम्मे की नमाज के मौके पर हर बार मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली नमाज इस बार घरों में पढ़ी गई, क्योंकि सभी संभ्रांत नागरिकों और प्रशासन ने वीडियो जारी करते हुए अपना संदेश भी दिया कि लोग घरों में रहकर नमाज पढ़ें। गोरखपुर के नामी मुबारक खां शाहिद मज़ार को बंद कर दिया गया है। वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और इसी तरह से तमाम जगहों पर मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ जो खुले हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए नमाज पढ़ी जा रही है। प्रशासन का भी कहना है चूंकि धारा 144 लागू है, ऐसे में भीड़ किसी भी कीमत पर इकट्ठा नहीं होगी। अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग घरों में रहें, घर में रहकर नमाज पढ़ें। जुमे की नमाज है, लॉकडाउन की सारे रूल्स को, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना है और धारा 144 लगी हुई है, इसलिए किसी भी स्थिति में भीड़ का कहीं पर भी इकट्ठा होना नहीं अलाउड है और सभी लोगों को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में नमाज करें और 2, 4, 5 लोग जो आपके 144 के अंदर में आते हैं वो अपना मस्जिद में नमाज अंदर ही अंदर पढ़ लें। सर, अगर जैसे कि जो नियम को फॉलो नहीं करते उनके लिए क्या होगा? जो लोग नियम का फॉलो नहीं करेंगे, धारा 144 के उल्लंघन में 188 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जुमे की नमाज है। और वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज के तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का निर्माण कर एक बार फिर से अपना लोहा मनवाया है। कॉलेज के इलेक्ट्रिकल विभाग और कॉलेज प्रबंधन ने पिछले 20 दिनों से प्रोजेक्ट प्राणवायु पर काम किया, जिसे आज पूरा किया गया है। कॉलेज के द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की क्षमता 10 लीटर प्रति मिनट की है। इस मशीन को PSA तकनीक से बनाया गया है, जिसकी मदद से ये मशीन वायुमंडल से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग कर 93 से 95% तक शुद्ध ऑक्सीजन देता है। खास बात यह है कि इसे पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया है, जिसका वजन मात्र 16 किलो है। और कोविड के खिलाफ छिड़े युद्ध में डॉक्टर्स अगली पंक्ति के योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही एक योद्धा हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जिन्होंने ऑक्सीजन के कम सिलेंडर से होने वाली हानि से बचने का रास्ता निकाल डाला है। जिला संयुक्त अस्पताल में तैनात डॉक्टर प्रमोद कुमार ऑक्सीजन के एक सिलेंडर से 2 मरीजों को राहत दे रहे हैं। इसके लिए वो सिलेंडर के नॉब से पाइप जोड़ रहे हैं और एक ही ऑक्सीजन के सिलेंडर से 2 मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही, जिससे उन दोनों की जान बच रही। अब आप लोग सब जानते हैं कि अभी ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो रही है और हर मरीज जो आ रहा है उसको सांस वाला है। 99.99% जो आ रहे हैं कैजुअलिटी में या इमरजेंसी रूम में, और सभी को सांस की दिक्कत है। सप्लाई की डिमांड गैप ये है, अब सभी को जानते हैं। तो जितना हम लोग से बन पड़ता है, जितना कोशिश कर सकते हैं, जैसे अब इंडिया में कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी कि हिंदुस्तान में ही पाई जाती है, तो उसी तरह हमने प्रयास किया है कि किसी तरीके से पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, किसी तरह से उसकी पूर्ति कर सके। इसलिए हमने कुछ ऐसा उपाय लगाने की कोशिश की है, जैसे एक सिलेंडर से हम 2 मरीजों को कम से कम ऑक्सीजन एट ए टाइम दे सके, ताकि उसकी कम से कम ऑक्सीजन की वजह से मौत ना हो, कम से कम जितनी सहायता। और वहीं प्रदेश के जनपद बागपत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कार में दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5वें बच्चे को कार से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला चांदीनगर थाना क्षेत्र के सिंगोली तंगा गांव का है। गांव के रहने वाले हैप्पी की कार उसके घर पर खड़ी थी, जिसमें पड़ोस के ही 8 वर्षीय दीपा, 4 वर्षीय वंदना, 4 वर्षीय अक्षय और 7 वर्षीय कृष्णा और 8 वर्षीय शिवान गाड़ी में बैठ गए और खेलने लगे। कुछ देर के बाद गाड़ी के दरवाजे ऑटो लॉक हो गए। इसमें 4 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि शिवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत में सुधार है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि परिजनों के आरोपों की जांच की जाएगी। सर, सिंगोली तगा गांव में घटना हुई है जिसमें 4 बच्चों की मौत हुई, क्या घटनाक्रम है इसका? हाँ, सिंगोली तगा गांव में, ये थाना चांदीनगर पड़ता है। इसमें ये मालूम हुआ है कि 5 बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते एक i20 कार खड़ी थी, उसके अंदर बैठ गए और बैठते ही गाड़ी ऑटो लॉक हो गई और सफोकेशन की वजह से ये 4 बच्चों की डेथ हो गई है और 5वां बच्चा बाहर सुरक्षित निकाल दिया है। और प्रथम दृष्टया ये मालूम हुआ है कि ये सफोकेशन की वजह से इनकी डेथ हुई है।
परिजन कुछ आरोप लगा रहे हैं। अब परिजनों के आरोप के आधार पर जांच की जाएगी। अब फिलहाल विधिक पोस्टमार्टम के लिए उनको भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।